बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है ये उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 11 में पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कल लास्ट टाइम जब स्टडी कर चुके हैं, उसमें हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था कि सी लैंग्वेज में 4 मुख्तलिफ टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबसे पहला सीक्वेंस स्ट्रक्चर था, फिर उसके बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर था, फिर रेपिटेशन और फिर चौथा था फंक्शन कॉल। तो हमने कल ये भी बात की थी कि हमारा जो बाकी का कोर्स है वो बेसिकली इन्हीं 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में होगा। इनमें जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल सिंपल है कि जो अभी तक हमने प्रोग्राम्स प्रैक्टिस किए हैं वो बेसिकली सारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही हैं। यानी जिस तरतीब से हम स्टेटमेंट्स को लिखते हैं सी लैंग्वेज में, जिस ऑर्डर में हम अपने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, उसी ऑर्डर में उसी तरतीब से वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो ये तो होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्राम का। दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर कल हमने पढ़ा था सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात की थी। हमने कहा था कि सी लैंग्वेज में 3 टाइप के सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिनमें इफ़ था, इफ़ एल्स था, स्विच स्टेटमेंट थी। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो 3 टाइप के हम सी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। तो उसी सिलेक्शन स्ट्रक्चर, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 जो है ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में ही है, और चैप्टर नंबर 12 फिर आगे रेपिटेशन के बारे में, और 13 जो है वो आगे फिर फंक्शन कॉल के बारे में आएगा। तो इस चैप्टर में बाकी जितना हमारे पास ये चैप्टर में कंटेंट है वो सारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन तो कल हमने देख ली थी। यही डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन, ये वाली, ये मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ। ये पूरी डेफिनेशन आपने जो है वो लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने ये देख ली थी कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। अब हम आगे बात आज करने लगे हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर की टाइप्स। तो वो कह रहे जी बेसिकली 2 बेसिक टाइप्स हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की सी लैंग्वेज में। एक हम कहते हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर और दूसरे को हम कहते हैं स्विच स्ट्रक्चर। तो यही हमारे दो टाइप्स हैं जिनके ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस होगा। ठीक है जी, जैसे ही स्विच स्ट्रक्चर खत्म होगा उसके साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो आ गया है, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। या फिर वो कह रहा है कि इफ स्टेटमेंट के बारे में बताएं, इस इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव। इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, या फिर इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव, ये हमारे पास पहला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कह लें इस चैप्टर का। इसको मैं शॉर्ट क्वेश्चन कहूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ये भी आ सकता है पेपर में, और कुछ ऐसे भी सवाल पेपर में आ सकता है। लेकिन आप यहाँ एक चीज नोट कीजिए, वो कह रहे हैं जी इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव। तो इसका मतलब है कि ऐसा भी है कि इफ स्टेटमेंट विद 2 अल्टरनेटिव हो। जी बिल्कुल ऐसा भी है। ऐसी स्टेटमेंट भी है जिसमें आप 2 अल्टरनेटिव जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ऐसा भी है कि इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव या मैनी अल्टरनेटिव्स। बिल्कुल ऐसा भी है कि इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल या मैनी अल्टरनेटिव्स, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात से ये हमें अंदाजा हो जाएगा या हो गया है कि इफ स्टेटमेंट की हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैं आसान करने के लिए आपको ये बता रहा हूं कि इफ स्टेटमेंट की इस चैप्टर में हम कितनी फॉर्म्स पढ़ेंगे, 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे। पहली फॉर्म हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव। अब नीचे मैं स्क्रॉल करता हूं, दूसरा सवाल देखता हूं, वो क्या है हमारे पास, इफ स्टेटमेंट विद 2 अल्टरनेटिव्स। अब मैं स्क्रॉल करता हूं, नीचे जाता हूं कुछ प्रोग्राम्स के बाद, और इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। तो इसका मतलब है हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट ही, लेकिन इफ स्टेटमेंट में फर्दर आगे हम 3 इसकी फॉर्म्स पढ़ेंगे, 3 इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, जो है प्रैक्टिकल भी हम इंशाल्लाह करेंगे ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। तो वापस हम चले जाते हैं ऊपर, यहां आगे जी हम। तो इन 3 फॉर्म्स को समझने के लिए कि ये इफ स्टेटमेंट 1 अल्टरनेटिव के साथ क्या है, ये स्टेटमेंट 2 अल्टरनेटिव के साथ क्या है, या ये इफ स्टेटमेंट
मल्टीपल अल्टरनेटिव के साथ क्या है, ये तीन फॉर्म समझने के लिए हम तीन प्रोग्राम्स को देखते हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर, ताकि हमें पहले अंडरस्टैंडिंग हो, फिर इसको आके हम इधर से जो है वो स्टडी करेंगे, डिस्कशन जो भी हमने रीडिंग करनी है वो इंशाल्लाह रीडिंग कर लेंगे। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ लेते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव को हम सिंपल इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, तो उसका मतलब यही है इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव। जब इफ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव आएगा, इफ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव, तो इसको हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जब दो अल्टरनेटिव की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। और जब हमारे पास होगी बात मल्टीपल अल्टरनेटिव्स की, इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है वन अल्टरनेटिव के लिए सिंपल इफ स्टेटमेंट, टू अल्टरनेटिव के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट, और मैनी अल्टरनेटिव्स के लिए या मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के लिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे। तो इफ की ये तीन फॉर्म्स हैं, इन तीन फॉर्म को समझने के लिए हम तीन टाइप के प्रोग्राम जो है वो देखते हैं, तीन टाइप की रिक्वायरमेंट पहले देखते हैं, और फिर देखते हैं इन प्रोग्राम्स को हम जो है वो कैसे बना सकते हैं। बाद में इंशाल्लाह इसकी रीडिंग करेंगे, फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो तीन प्रोग्राम्स हैं, मैं यहाँ तीन लिख देता हूँ। ये प्रोग्राम 1 है जो रिक्वायरमेंट है, ये प्रोग्राम 2 रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई है, ये प्रोग्राम 3 रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई है। आपके पेपर में भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। तो अगर वो प्रोग्राम जो है वो इफ स्टेटमेंट के बारे में है, तो कुछ इसी तरह के प्रोग्राम आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब जरा इन प्रोग्राम्स के जरिए उन तीन फॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से ये चीज़ें सुननी है, ठीक है जी। मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सही से नहीं सुनेंगे तो फिर आप तीनों जो फॉर्म्स हैं इफ स्टेटमेंट के, उसमें फ़र्क आप जो है आपको वाज़ेह नहीं होगा। तो प्रोग्राम नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, इसको स्टडी करते हैं। कह रहा है जी, क्रिएट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो कि डिस्प्ले करे, क्या डिस्प्ले करे, स्क्रीन के ऊपर पास लिखा हुआ डिस्प्ले करे, यानी स्क्रीन के ऊपर पास लिखा है। कब, अगर मार्क्स कोई वेरिएबल होगा आपके प्रोग्राम में, जिसमें जारी बात है कोई मार्क्स स्टोर होंगे, अगर मार्क्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, 40 के। ठीक है जी। तो अब देखें, रिक्वायरमेंट को पहले समझें। रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है हमने जिसमें एक वेरिएबल होगा मार्क्स नाम का, उसमें जारी बात है कोई वैल्यू होगी। अगर वो वैल्यू 40 या 40 से बड़ी है, 40 के बराबर है या 40 से बड़ी है, 40 से बड़ी है, तो स्क्रीन के ऊपर वो प्रोग्राम क्या डिस्प्ले करे, पास डिस्प्ले कर दे। ये है जी इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम यूज क्या करेंगे, कौन सी इफ स्टेटमेंट यूज करें? क्या हम सिंपल इफ यूज करेंगे, क्या हम इफ एल्स यूज करेंगे, क्या हम इफ एल्स इफ यूज करेंगे? ये तीनों फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, ये डिसाइड हमने यहां करना है इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो अगर मैं इस रिक्वायरमेंट को देखूं तो मुझे ये जानना है यहां कि मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कितनी चॉइसेस अवेलेबल है। मैं तीनों वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जब आप रीडिंग करते हैं या आप बुक्स रीड करेंगे, कोई दूसरी बुक भी रीड करते हैं, तो फिर ये तीनों वर्ड बोले जा सकते हैं। तो कोई बोलेगा चॉइस, कोई बोलेगा अल्टरनेटिव, कोई बोलेगा ऑप्शन, तो एक ही बात है भाई। तो आपने यहां देखना है रिक्वायरमेंट में कि आपको जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसमें नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हैं, उसमें नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स कितने हैं, या उसमें नंबर ऑफ जो है वो ऑप्शंस कितने हैं। तो भाई अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन सिर्फ एक ही है, और वो क्या है, पास को डिस्प्ले करना। और वो भी किस कंडीशन की बेस के ऊपर, अगर मार्क्स 40 के बराबर या 40 से बड़े हुए। तो देखें ना कितने ऑप्शन आपके पास आए, एक ही, क्या आपने पास को डिस्प्ले करना है बस। अगर मार्क्स जो है वो 40 से बड़े या 40 के बराबर हुए, 40 से छोटे हुए या कुछ और हुए, वो तो ऑप्शन ही कोई नहीं उसने दिया। तो इसका मतलब है इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, हम क्या यूज करेंगे, सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। बात क्लियर हुई? अभी हम इसको कोड ब्लॉक्स में भी देखते हैं कि वहां ये कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। जस्ट इस वक्त अंडरस्टैंड करें कि कॉन्सेप्ट को, क्या आपको जब प्रोग्राम दिया जाएगा वो इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है,
तो आपने रटा तो नहीं लगाना प्रोग्राम्स को, तो फिर आपने उसको लॉजिकली जो है वो सोचना है कि इस प्रोग्राम में मैं कौन सी इफ की फॉर्म जो है वो यूज करूंगा। अब आ जाए दूसरे प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम नंबर 2 कह रहे जी क्रिएट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो डिस्प्ले करे पास, बिल्कुल जैसे ऊपर उसने कहा, अगर मार्क्स जो हैं वो बड़े हैं या इक्वल हैं 40 के। ये तो वही स्टेटमेंट है जो ऊपर वाले प्रोग्राम में, लेकिन यहां आप देखें एक और ऑप्शन हमें वो दे रहा है, एंड डिस्प्ले फेल, और फेल डिस्प्ले करे वो प्रोग्राम अगर मार्क्स जो है वो 40 से कम है। लें जी, अब हमारे पास जो है वो बड़ा सिंपल सी बात है, आप आसानी से सोच सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें कितने अल्टरनेटिव ऑप्शन या चॉइसेस दी गई हैं। 2 चॉइसेस दी गई हैं, या पास डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे या फेल डिस्प्ले करना है, और शराइत भी बता दी गई हैं, कंडीशंस भी बता दी गई हैं। बता दिया गया है कि अगर नंबर 40 से बढ़ गए, 40 के बराबर हैं तो पास, और अगर नंबर 40 से कम है तो फेल। तो कितने ऑप्शन हो गए? 2 ऑप्शन। और मैंने अभी लास्ट टाइम बात की है कि अगर 2 ऑप्शन हमारे पास हों, 2 अल्टरनेटिव्स हों, तो कौन सी हम इस स्टेटमेंट की फॉर्म यूज करेंगे? इफ, बोलें जी कौन सी यूज करेंगे? इफ एल्स यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल। अब नीचे चलते हैं, तीसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और यहां हम देखते हैं जी प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट क्या है। तो बच्चे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ ये है, क्रिएट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करें जो चेक करे कि जो नंबर एंटर किया गया है या जो नंबर लिया गया है प्रोग्राम में, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी वैल्यू यूजर से भी ली जा सकती है, उसकी वैल्यू फिक्स भी हो सकती है, वो इस वक्त इशू नहीं है। बस उस नंबर में कुछ वैल्यू है, एक वेरिएबल है, समझे उसमें कुछ वैल्यू है। वो कह रहा है कि चेक करें कि वो जो वैल्यू है, वो जो नंबर है, क्या वो पॉजिटिव है नंबर है, यानी कि पॉजिटिव से मुराद ये हम लेंगे कि वो 0 से बड़ा है। क्या वो नेगेटिव नंबर है, यानी कि 0 से छोटा तो नहीं है, या फिर वो 0 ही है, या फिर वो 0 है। तो अब जरा मुझे बता दें, आप खुद सोच के बता दें कि इस प्रोग्राम में हमें कितने ऑप्शंस अल्टरनेटिव में चॉइसेस मिली हैं? बिल्कुल जी, 3 चॉइसेस मिल गई हैं। यहां तो हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है पॉजिटिव नंबर, यहां हमने डिस्प्ले करना है नेगेटिव, यहां हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है कि नंबर क्या है? 0 है। तो इसका मतलब है हमारे पास इस प्रोग्राम को जब हम करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का, जो कि मैनी अल्टरनेटिव, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। क्लियर हो गया जी? तो इन प्रोग्राम को मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। अब इन प्रोग्राम्स को हम बारी बारी जो है वो कोड ब्लॉक्स में जाके देखते हैं। पहले प्रोग्राम को देखते हैं जो सिंपल इफ से बना है, सेम इसी प्रोग्राम को कैसे बनाना है, फिर दूसरे प्रोग्राम को कैसे बनाना है वो देखते हैं, और फिर तीसरे के ऊपर बात करते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और फिर आसानी से जाके इंशाल्लाह उसको हम रीडिंग उसकी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं अपने जो है वो कोड ब्लॉक्स में। तो पहला हमारे पास जो प्रोग्राम आ गया, पहला प्रोग्राम, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट को कम कर लेता हूं ताकि मुझे प्रोग्राम साथ में आपको प्रोग्राम दिखा सकूं। ये प्रोग्राम है हमारे पास, ये पहला प्रोग्राम है। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पास इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। देखें, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स, ये वेरिएबल मार्क्स, उस मार्क्स में हमने क्या स्टोर कर लिया? 45। आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, हमने स्कैनएफ फंक्शन पढ़ा, अगर आपको याद हो, स्कैनएफ फंक्शन के जरिए आप यूजर से ये मार्क्स की वैल्यू इनपुट करवा लें। फिल वक्त हमारा यहाँ कोई स्कैनएफ या इनपुट करवाने का कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, इसलिए हमने फिक्स वैल्यू ले ली है, कोई भी वैल्यू, हमने 45 स्टोर कर दिए। अब आगे आ गई ये इफ स्टेटमेंट, ये है जी सिंपल इफ स्टेटमेंट। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज की है। इफ स्टेटमेंट के लिए याद रखें उसका सिंटेक्स क्या है, इफ का कीवर्ड आपने यूज करना है शुरू में, फिर आपने ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है जी, छोटी ब्रैकेट्स जिनको हम कहते हैं, आपने ब्रैकेट्स लगाई, इन ब्रैकेट्स के बीच में आपने क्या लिखना है? कंडीशन को, और कंडीशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। क्यों रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं? क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर आपने यूज किया है। तो जिस एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया जाए उसको क्या कहते हैं? रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि कंडीशन
बराबर है रिलेशनल एक्सप्रेशन के, यानी कि दोनों एक ही बात है। आप कंडीशन कहें या रिलेशनल एक्सप्रेशन कहें, एक ही बात है। तो ये हमने ब्रैकेट के बीच में लिखी कंडीशन या रिलेशनल एक्सप्रेशन, और फिर हमने ब्लॉक स्टार्ट किया इफ का, ब्रैकेट लगाई, शुरू की जो ओपन ब्रेस है और ये क्लोज ब्रेस लगे, जैसे मेन फंक्शन की नहीं लगाते, ये लगाई हमने ओपन और ये क्लोज। इसी तरह इफ के लिए भी हम ब्लॉक बनाते हैं, तो ये हमने ब्लॉक बनाया, ये शुरू यहां से हुआ यहां तक, और इसके बीच में क्या लिख दी हमने, स्टेटमेंट्स लिख दी। और हमने क्या प्रिंट करना था स्क्रीन पे, पास, और किस कंडीशन के ट्रू होने की बेस के ऊपर, और वो कंडीशन हमने यहां लिख दी है। अगर मार्क्स बराबर हैं 40 के या बड़े हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया, 40 के, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इस इफ स्टेटमेंट के बाद तो कुछ है भी नहीं है प्रोग्राम में, तो स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कोई दूसरी कोई स्टेटमेंट, कोई और कुछ रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है जी। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट की एक समझेंगे, एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन इसकी ये आपको लग रही है, आपको समझ भी आ रही होगी कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट में, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग हैपेंड, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि भाई फॉल्स होने की सूरत में भी तो कुछ होना चाहिए था ना, भाई नहीं होता, सिंपल इफ स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, यही इसकी लिमिटेशन है। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी हम पढ़ेंगे, ताकि मैं उन शॉर्ट क्वेश्चन को भी ज़हन में रख के चीजें आपको बता रहा हूं। तो सिंटेक्स भी हमने देख लिया, सिंटेक्स सिंपल है, इफ लिखना है, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी है और ब्रैकेट लगानी है, और बीच में एक स्टेटमेंट लिखें या 100 लिखें, 1000 लिखें, जितनी मर्जी सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखें इन ब्रैकेट्स के अंदर, वो सारी तभी एग्जीक्यूट होंगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। बात क्लियर होगी। तो इस प्रोग्राम में, ये जो हमारे पास प्रोग्राम था, इसमें था कि हमने पास को डिस्प्ले करना है अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 हुए। तो जी बिल्कुल, हमने मार्क्स लिए 45, हमने कंडीशन लगा दी है, ठीक है जी। और अब इसको रन करके देख लेते हैं। 45 है तो यकीनी बात है पास प्रिंट होना चाहिए, तो मैं इसको रन करता हूं, तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, पास, ये ऊपर पास प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसके कम कर देता हूं, मार्क्स 7 कर देता हूं, मैं इसको रन करता हूं, तो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ये तो मैसेज कोड ब्लॉक्स के ना, यहां आउटपुट आनी थी, कोई आउटपुट नहीं आई, क्योंकि फॉल्स होने की सूरत में तो हमने कुछ बताया ही नहीं कि क्या करना है, क्योंकि सिंपल इफ स्टेटमेंट में ये मुमकिन नहीं है। तो जहां एक ऑप्शन अवेलेबल हो, एक चॉइस या एक अल्टरनेटिव हो, वहां सिर्फ आप सिंपल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन भी हमें पता चल गई है। अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। तो दूसरा प्रोग्राम है हमारे पास, हमने ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है कि डिस्प्ले पास करे अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं, जो कि पहले में भी यही है, लेकिन साथ अगर मार्क्स 40 से कम है तो फिर फेल भी डिस्प्ले करे। तो अब हमारे पास आगे दो ऑप्शन, यहां हम इस्तेमाल करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, और यहां इफ एल्स स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। प्रोग्राम पहले बना चुका हूं ताकि टाइम जो है वो हमारे पास शॉर्ट होता है। तो अब देखें इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे लिखना है। इफ स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही, ये पहले वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहां है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये भी यहां ये पार्ट सिंपल आपने वैसे लिख लिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स की सूरत में आप चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो वो एल्स पार्ट में लिखेंगे। तो एल्स को लिखने का तरीका क्या है, एल्स का कीवर्ड यूज करेंगे, एल्स इज अ कीवर्ड, उसका ब्लॉक शुरू करेंगे जैसे ऊपर इफ का ब्लॉक शुरू किया था, और बीच में वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो फॉल्स होने की सूरत में आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो फॉल्स होने की सूरत में हम क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फेल, तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, फेल लिख देता हूं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये भी याद रखिएगा, ये इफ स्टेटमेंट यहां से शुरू होकर यहां खत्म नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट ये भी कंफ्यूजन लेके चलते रहते हैं और वो फिर पूरे करियर में चलते रहते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज वो करें, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट तो हर लैंग्वेज में आपको मिलेगी। बच्चे ये इफ स्टेटमेंट यहां से शुरू होगी, इस इफ यहां से, और ये यहां खत्म होगी, क्योंकि ये सिंपल इफ नहीं है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इतनी इस वक्त होगी जितनी मैंने सेलेक्ट की हुई है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है,
ये बात समझ आ रही है ना आपको? क्या आप ये ना समझिएगा कि ये कोई एक स्टेटमेंट है या कोई एक स्टेटमेंट है, भाई ये पूरी इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है जी, यहां से शुरू यहां खत्म। अगर ये एक एक स्टेटमेंट ही होती तो फिर आपको पता है ना, हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर सेमी कॉलन लगाना है, तो फिर यहाँ सेमी कॉलन हमें लगाना पड़ता हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो स्टेटमेंट यहां से शुरू हुई यहां तुम, इसको हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जो ट्रू होने वाला पार्ट है वो आप पहले लिखते हैं, पहले ब्लॉक के अंदर कंडीशन के फौरन बाद ये कंडीशन लिखी, और फौरन बाद जो ब्लॉक लिखेंगे उसमें वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जो ट्रू होने की सूरत में आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में। और जो फॉल्स होने की, इस कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो एल्स वाले पार्ट में लिखेंगे। यहां इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान आप एक स्टेटमेंट लिखें, 10 लिखें, 100 लिखें, 1000 लिखें, वो सारी तब चलेंगी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स वाला पार्ट तब चलेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये है जी सिंपल इफ एल स्टेटमेंट। तो यहां भी हमने वही सिंपल किया, एक वेरिएबल या मार्क्स उसमें 45 को स्टोर कर दिया। अब 45 बड़ा है 40 से, तो यही प्रिंट होगा पास। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखें स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, पास। अब अगर मैं वैल्यू इसकी कर देता हूं 5, जो कि 40 से कम है, तो पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था, लेकिन यहां हमें पता है कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, जिसमें दो ऑप्शंस जो है वो हम उनका रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब की बार क्या प्रिंट होगा, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, तो कंट्रोल इसकी बजाय कहां मूव हो जाएगा, कंट्रोल एल्स वाले पार्ट के ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल इस पार्ट पे आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे। एल्स वाले पार्ट में आके जो भी ब्लॉक में लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहां कुछ भी लिख दें आप, अभी तो हमने फेल लिखा हुआ ना, कुछ भी लिख देंगे वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको रन करते हैं। अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, अब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा फेल। देखें अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी हो गया फेल। तो इस तरह इफ एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप करते हैं जब आपके पास दो अल्टरनेटिव हो, सिर्फ दो, हां या ना में अगर आपने कुछ करना है, यस नो में, ट्रू फॉल्स में, तो फिर आप जो है वो इफ एल स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां जब दो चॉइसेस हो तो फिर आप सिंपल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि इससे पहले हमने पिछले प्रोग्राम में देखी है। ये हो गया जी। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा प्रोग्राम अपना, ये वाला प्रोग्राम। अब जरा इसको समझिएगा, और ये सबसे ज्यादा लाजमी है। अच्छा, ये प्रोग्राम भी बड़ा लाजमी है आपके पेपर में। जो प्रोग्राम कह लें कि 80% प्रोग्राम जो आज तक आ चुके हैं, उनमें एक प्रोग्राम ये भी है जो अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे बताने लगा हूं। ठीक है जी। प्रोग्राम क्या है कि एक प्रोग्राम बनाएं जो ये चेक करे कि जो नंबर लिया गया है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, 3 चॉइसेस। तो स्टेटमेंट कौन सी यूज होगी, इफ की, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, यानी इफ की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हम यहां करेंगे। और इसका प्रोग्राम आप यहां देख सकते हैं। हमने एक नंबर ले लिया, इंटीजर डिक्लेयर किया नम, उसमें 5 को स्टोर कर लिया। अब नीचे जरा गौर से देखें नीचे क्या मामला हुआ है। पहले तो सिंपल हमने वैसी कंडीशन लगानी है। इसका सिंटेक्स हम रीडिंग करते वक्त देख लेंगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई है, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया है, तो फिर रीडिंग में ये चीजें, सिंटेक्स और ये एग्जाम्पल, वो हमारे लिए वो जो बुक में वो आसान हो जाएंगे। देखें हमने कंडीशन लगाई इफ के अंदर, ये पहले वाले पार्ट को सिर्फ अभी देखें, बाकी को छोड़ दें। अगर नंबर 0 से बड़ा है, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो, पॉजिटिव नंबर। कुछ भी प्रिंट कर दें, सिंपल पॉजिटिव लिख दें, प्लस का साइन लिख दें, कुछ भी, जो भी आप यूजर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दें। हमने लिख दिया पॉजिटिव नंबर। जाहिर बात है अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट अगर क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, तो कंट्रोल आपका यहां से मूव करके इस एल्स में आ जाएगा, इस एल्स में, इस एल्स में आएगा, ये वाले एल्स में, दूसरे वाले एल्स में। यहां आने के बाद वो अंधाधुंध इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर देगा, जैसे उसने इस इफ एल्स वाले पार्ट में किया था पिछले प्रोग्राम में। ये देखें ना, 40 से बड़े हैं तो ये, और अगर 40 से छोटे हैं तो ये। एल्स में आओ और एल्स में आके जो कुछ भी यहां लिखा है उसको चला दो। लेकिन इस केस में यहां ऐसा नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल नीचे मूव करेगा और इस एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, दूसरे एल्स वाले पार्ट में, ये वाले में। यहां आने के बाद इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर देगा, बल्कि यहां इस एल्स में आने के बाद ये इफ को चेक करेगा पहले, क्योंकि ये क्या है,
इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। समझ आई बात की? ये इफ एल्स नहीं है, इफ एल्स इफ, इस वजह से इसको कहते हैं ये इफ एल्स इफ, इसको कह रहे हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो अब क्या होगा, अब की बार क्योंकि 3 ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है कि अगर पहला ऑप्शन जो है वो फॉल्स हुआ है तो बस दूसरे ऑप्शन में जो लिखा है वो प्रिंट कर दो, नहीं, दूसरे ऑप्शन में वो आएगा, आके दोबारा इफ कंडीशन चेक होगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी कि नम जो है अगर 0 से बड़ा नहीं है तो क्या 0 से छोटा है, 0 से अगर वो छोटा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। कौन सी स्टेटमेंट? ये नेगेटिव नंबर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई तो फिर कंट्रोल अगले वाले एल्स में मूव करेगा, इस एल्स पे आ जाएगा। इस एल्स में आने के बाद यहां देखिएगा कोई और इफ स्टेटमेंट तो नहीं लगी, यहां भी इफ स्टेटमेंट लगी हो सकती थी ना, यहां भी मैनी अल्टरनेटिव्स है ना, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे चॉइसेस, लेकिन यहां हमारे पास 3 थी। तो भाई अंडरस्टूड है, बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि अगर 2 बातें, 3 टोटल बातें थी, 3 चॉइसेस थी, ठीक है जी, तो अगर 2 जवाब दुरुस्त नहीं हुए तो फिर कौन सा जवाब होगा? फिर अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है, फिर तीसरा ही जवाब होगा। तो तीसरे जवाब के लिए अगर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां ये लिखूं इफ नम इज इक्वल टू 0, भाई ये अगर मैं लिख भी दूं तो कोई मसला नहीं है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। पहली कंडीशन क्या चेक की मैंने? नंबर ग्रेटर देन 0, तो ये चल जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो चेक एल्स में आ जाओ, पहले वाले एल्स में क्या चेक करो, नंबर लेस देन 0 तो नहीं है, लेस देन 0 तो ये प्रिंट कर दो। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई है तो कहां मूव करो? तीसरे वाले एल्स में, फिर आगे चेक करो नंबर बराबर तो नहीं है 0 के, और अगर बराबर है तो ये प्रिंट कर दो। आप मुझे बताएं, अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं है, नंबर 0 से छोटा भी नहीं है, तो फिर नंबर क्या होना था? अंडरस्टूड है, नंबर फिर 0 ही होना था। तो जब नंबर 0 ही होना था तो तीसरी जगह पे आके ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ये लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, ओके है। लेकिन अगर आप ना भी लिखें, सिंपल एल्स लिख दें, तब भी आपका काम चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऊपर वाले ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो गए, तो अंडरस्टूड है तीसरे वाला ऑप्शन जो है वही ट्रू होगा। तो इसलिए उसमें दोबारा से इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल उसके अंदर जो आप प्रिंट करना चाहते हैं वो कर दें। इसको चला के देखते हैं। नंबर 5 है तो यकीनी बात है 0 से बड़ा है तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो इसको रन करते हैं। क्या नंबर प्रिंट होगा? पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है जी, इसको बंद करें, नंबर कर देते हैं 0। अब क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल यहां से इस में आ जाएगा, एल्स में, यहां आके इसको चेक करेगा, और ये कंडीशन भी फॉल्स है क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। ये तो 0 है ना, तो ये तो कंडीशन है कि 0 से छोटा, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हुई तो कंट्रोल इस और एल्स में आ जाएगा। इस एल्स में आके देखेगा और फर्दर इफ तो नहीं है चेक करने वाली, कोई नहीं है, तो डायरेक्ट जो लिखा हुआ है ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 0। ये हमारे सामने क्या आ गया? 0 प्रिंट हो गया। ये बात क्लियर हुई? और अगर मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव कर देता हूं, -3 कर देता हूं, तो जो दूसरे वाला एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये प्रोग्राम आपकी बुक में भी है। जब हम ये इसके क्वेश्चन रीड करेंगे तो उनमें आपके प्रोग्राम नजर आएगा, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पेपर में बहुत दफा रिपीट हो चुका है, और बहुत आसान प्रोग्राम है। ये 8 नंबर का प्रोग्राम आता है आपके पेपर में, और इसी तरह का प्रोग्राम होता है वो। यहाँ अब उन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, तो लूप्स के बारे में प्रोग्राम भी आने शुरू हो गए, जो कि चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वो भी आसान है। तो ये है जी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में जो है वो इसकी पूरी एक स्टोरी। तो तीनों फॉर्म के प्रोग्राम और तीनों फॉर्म के प्रैक्टिकल सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिए, और बता दिया कि किस वक्त कौन सी इफ स्टेटमेंट आपने यूज करनी है। इन्हीं तीनों को हम जो है वो वहां अब रीड भी कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ गया जी? व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, 1 अल्टरनेटिव के साथ, जो हमारा पहला प्रोग्राम था। यहाँ वो कह रहे थे इफ जो है वो एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। कीवर्ड आपको पता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पहले दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। इनको हम अपने मकसद के लिए, प्रोग्रामर अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, इनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं, तो इनको उसी मकसद के लिए यूज करेंगे। तो इफ कीवर्ड को आप वेरिएबल के नाम के तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ स्टेटमेंट जो है वो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। बिल्कुल जी, इसके लिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, फैसला करते हैं कि ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए या ये स्टेटमेंट नहीं चलनी चाहिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है
सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। तो जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है वो जाहिर बात है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। ये इस्तेमाल होती है एग्जीक्यूट करने के लिए या स्किप करने के लिए स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को। कैसे? एक कंडीशन चेक करके, वो हमने देख चुके। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, इसकी बात वो कर रहा है। ये सिंपल इफ कीवर्ड, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, यहां एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। एक और प्रिंट एफ लिख दें यहां, ठीक है जी, एक और स्कैन एफ लिख दें, प्रिंट एफ लिख दें, जो कुछ भी लिखना सी की स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं। लेकिन वो सारी चलेंगी तब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये फॉल्स हुई तो वो सारी स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो यही बात वो यहां बता रहा है। उसके बाद जो है वो कह रहा है जी कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये हम कर चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जो कंडीशन होती है वो आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई, स्टेटमेंट या वो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो इस स्टेटमेंट के फौरन बाद आ रही हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया, ये इसका सिंपल सिंटेक्स है। आपने इफ लिखना है, अंदर कंडीशन लिखनी है, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिख देनी है। याद रखें, अगर सिंगल स्टेटमेंट है, अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर आपको ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है जी, ये जो स्टेटमेंट है ना, जो इफ के फौरन बाद लिखी हुई है, ये इफ का हिस्सा ही मानी जाएगी। ठीक है जी, ये लहदा से स्टेटमेंट नहीं है, ये इफ स्टेटमेंट यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है, तो ये स्टेटमेंट इफ का हिस्सा इसको माना जाएगा, इवन अगर आपने ब्रैकेट नहीं भी लगाई। ये ब्रैकेट्स कब लगाते हैं? जब आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो। ठीक है जी, देखिए आप मैंने फॉर एग्जांपल 3 स्टेटमेंट लिख दी हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए। तो जब भी आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखनी है, इफ की कंडीशन ट्रू होने की सूरत में या फॉल्स होने की सूरत में, तो इफ एल्स की बात में, तो आपने ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। तो आप एक अच्छी प्रैक्टिस पता क्या है प्रोग्रामर की, वो सिंगल स्टेटमेंट भी है ना, वो सिंगल स्टेटमेंट भी है तो वो क्या करेगा, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेगा। तो आपने बस ये ज़हन में रखना है कि चाहे सिंगल स्टेटमेंट भी है ना, तो आपने ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सिंगल स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसिस का लगाना लाजमी नहीं है। इफ स्टेटमेंट के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट उसका हिस्सा मानी जाती है। ठीक हो गया, यहां वो बता रहे हैं आपको, इसलिए यहां उसने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया इस सिंटेक्स में। तो ये सिंटेक्स हो गया। अबव सिंटेक्स जो है इस्तेमाल होगा सिंगल स्टेटमेंट के लिए, फॉर सिंगल स्टेटमेंट। आगे वो बता रहा है सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल। सेट ऑफ स्टेटमेंट भी आप उनको भी कंडीशनल बना सकते हैं। उस केस में वो क्या कह रहा है, क्या लगाना पड़ेगा आपको, क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसिस। ये भी मैंने आपको लगा के बताएंगे। ठीक है जी, सेट ऑफ स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप लिखते हैं ना ब्रैकेट्स के अंदर, उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं। सिंपल साइज का फ्लो चार्ट है भाई, कंट्रोल आएगा ऊपर से, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट चला देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कुछ भी नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। आगे को अगर बाकी प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है जी, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स के साथ भी सिंटेक्स है। ये इफ लगाया, कंडीशन, और ये ब्रैकेट आपने यूज की। तो ब्रैकेट आप कब यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपने जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती हैं ट्रू होने की सूरत में। तो ये हो गया। और मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर एक भी स्टेटमेंट है ना, तो आपने कर्ली ब्रेसिस लगानी है। बेटर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम इसी को मानते हैं। तो ये हो गया सिंपल इफ स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट की लिमिट क्या है, ये लिमिटेशन तो इसकी हमने बात अभी हम प्रोग्राम जब हम देख रहे तो हमने बात की थी कि इफ स्टेटमेंट सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये थोड़ा लिमिटेड है अपने इस्तेमाल में। क्या, कैसे लिमिटेड है, कह रहे जी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट उस वक्त होंगी जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि हो सकता है यूजर चाहता हो कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे कंडीशन ट्रू होने की सूरत में, या फिर दूसरी को स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ये केस है ना, ये वाला केस, तो कहता है इस सिचुएशन में सिंपल इफ स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। समझ आई बात की। तो ये लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक अगर आपके पास चॉइस है, एक ऑप्शन है, तभी आपने सिंपल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है कि सिंपल इफ स्टेटमेंट की जो लिमिटेशन है वो क्या है।
तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो ये सवाल भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, और वो क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताएं या फिर इफ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव। तो ये भी हम देख चुके हैं इसका प्रोग्राम, लेकिन पहले मैं जरा टाइम देख लूं, उसके हिसाब से फिर आगे आगे हम बात करेंगे। जी वजह टाइम हमारा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। हमारे लेक्चर के जो टाइम है वो 35 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो इस बाकी दो फॉर्म्स की जो रीडिंग है, इफ एल्स की जो रीडिंग है और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की जो रीडिंग है, और इनके बारे में जो बात है जो हमने सिर्फ अब पढ़नी है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर तो प्रोग्राम भी देख चुके हैं और डिस्कशन तो हम कर चुके हैं किस पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो रीडिंग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो लेक्चर में करेंगे, और साथ उसके बाद जो है हम आगे का कोई सवाल जो है वो भी इंशाल्लाह उसके अंदर कवर करेंगे। और आगे मुझे याद है कि इसमें आपको नेस्टेड इफ के बारे में इंशाल्लाह वो भी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग तो हम इंशाल्लाह इफ एल्स की और इफ एल्स इफ की जो रह गई है वो तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको हम वाइंड अप कर देंगे। बाकी फिर नेस्टेड इफ वाला सवाल आ जाएगा, तो इंशाल्लाह उसको करेंगे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी का जो है वो शुरू करेंगे। अभी तक के लिए इस लेक्चर में अगर कोई आपके पास सवाल है बच्चे, तो आप वो सवाल नीचे चैट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी स्टूडेंट्स।